बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी वर्ग 7 के विज्ञान को पढ़ रहे हैं और 7वीं कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के 7वीं कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि मध्य विद्यालय के इस पेज पर, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के इस फेसबुक पेज पर मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास खाने वाले जंतुओं में जो पाचन की क्रिया होती है उसको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ चित्र बनाए हैं, या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों में भी पोषण कैसे होता है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उसे पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने मानव पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग, जहां से पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसको पढ़ने का काम प्रारंभ किया, जिसमें हम लोगों ने मुख के अंदर ग्रास नली या फिर ग्रहिका के बारे में पढ़ा था। हमने विभिन्न प्रकार के दांतों के बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद जीभ की विभिन्न स्वाद कलिकाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग उससे आगे अगर बढ़े तो बहुत ही संक्षेप में समझिए कि ग्रास नलिका के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां पर उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, जो हमारे शरीर में भोजन को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ता है। इस क्रिया में यकृत से निकले हुए कुछ एंजाइम्स हैं, जो पित्ताशय के माध्यम से जो पित्त रस स्रावित होता है वह, उसके बाद अग्न्याशय से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वह भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके बाद जब भोजन आमाशय में पच जाता है तो इस भोजन का अवशोषण की क्रिया प्रारंभ होती है, वो होता है छोटी आंत। बच्चों, छोटी आंत के दीवारों पर जो है से जो कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो इन भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। आपको पता है कि भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का काम हमारे शरीर में पाचन तंत्र ही करता है, और इस सब क्रिया में हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन सांस के रूप में लिया जाता है वो हमको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है और वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित करके ऊर्जा को मुक्त करता है, और फिर वो हमारे शरीर में लगता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, जिसके माध्यम से ही हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को कर पाते हैं। ये पूरी एक प्रक्रिया है मानव पाचन तंत्र की, जो मुख से शुरू होकर के बड़ी आंत तक वो संपन्न होती है, और इसके बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वह मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये थी पाचन तंत्र के बारे में, मानव में जो पाचन तंत्र है उसकी कार्यविधि। और इस क्रम में वर्ग 7 के बच्चे हैं आप, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए हम भोजन करते हैं, और भोजन को पचने के लिए हमारे शरीर में एक पाचन तंत्र है जिसके विभिन्न चरण हैं, और वो विभिन्न चरण जो है अलग अलग अंगों में संपन्न होता है, जिसमें मुख से लेकर के और मलद्वार तक ये पूरा जो हम लोगों ने डायग्राम कल देखा था, उसको आप एक बार फिर से किताब में जाकर के देख लें, या फिर गूगल वगैरह में सर्च करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि बेसिकली पाचन तंत्र के मेन जो अंग हैं वो है मुख, ग्रास नलिकाएं, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये हो गया। अब आइए आज के टॉपिक पर, जिसका विषय है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं का मैं एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक गाय का चित्र बनाया है, और गाय के पाचन तंत्र को समझाने का प्रयास यहाँ पर है। आप देखेंगे कि गाय घास खाती है और उसको वो अपने पाचन तंत्र में, इसमें एक खूबी है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। ये
जैसे ही भोजन को अंदर करके पेट में डालने से पहले एक थैलीनुमा आकृति होता है, इसके पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जिसे रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमेन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसे हम रुमेन के नाम से जानते हैं। और ये जो रुमेन है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हो कि आपकी जो घास खाने वाले जानवर हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं वो क्या करते हैं, तेजी से पहले घास को खा लेते हैं, या जो भी चारा वगैरह उसको तेजी से वो खा लेते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो सीधे पेट में चला गया, बल्कि वो एक थैलीनुमा आकृति है जो रुमेन कहलाता है, उसमें जाकर के वो जमा होता है। और वहां पर देखेंगे आपके चारा खा लेने के बाद, घास खा लेने के बाद जितने भी घास खाने वाले जंतु हैं या जानवर हैं, वो बैठ करके जुगाली करते हैं, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, ये तमाम जो जानवर हैं जो आपके पास आसपास दिखते हैं, उसको देखिएगा कि खाली समय में वो जुगाली करते रहते हैं। तो जब वो भोजन करते हैं उस समय वो स्टोर कर लेते हैं रुमेन। रुमेन नाम के थैली है, उसमें वो जो है चारा को एकत्र कर लेते हैं और फिर उसको वो धीरे धीरे चबा चबा करके फिर वो अंधनाल तक पहुंचता है और फिर वो बाकी के हिस्से होते हुए फिर वो गोबर के रूप में बाहर निकलता है। बाकी उसमें जो भी अवशोषित होता है वो उसके शरीर में लग जाता है। बच्चों, जो घास खाने वाले जंतु हैं उसमें जो जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फिर वो ग्लूकोज बनता है, उसी तरह से इन लोगों के द्वारा जो जुगाली किया जाता है, ये जो जीव जंतु हैं जो घास खाते हैं, ये जो जुगाली करते हैं उसके माध्यम से जो है वो सेलुलोज को पचाते हैं। और सेलुलोज को पचाने के लिए इनके शरीर में कुछ खास तरह के जीवाणु भी पाए जाते हैं। वे जीवाणु इन सेलुलोज को पचा देते हैं और फिर इसी के माध्यम से इन जंतुओं को पोषण प्राप्त होता है, इनका वृद्धि होता है, इनका विकास होता है। और इसके अलावे जो दूध देने वाले जानवर हैं वो दूध भी देते हैं। जैसे मनुष्य में अंधनाल जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो ये घास खाने वाले जानवर हैं, आप गौर से देख लीजिए, इनका जो अंधनाल है वो थोड़ा बड़ा होता है। और सेलुलोज के बारे में आपके मन में प्रश्न आया होगा। सेलुलोज जो है ये एक रेशेदार पदार्थ है, इसके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम मनुष्य और जानवर में पाचन का उद्देश्य तो एक ही है, पोषण, और सिर्फ पाचन तंत्र में थोड़ा एक डिफरेंस था, जिस डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने ये फिगर यहाँ पे बना दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सिर्फ जानवर, मनुष्य ही सिर्फ पाचन क्रिया के लिए, पोषण के लिए भोजन करते हैं या फिर सूक्ष्म जीव भी भोजन करता है? तो निश्चित रूप से जितने भी जीवित प्राणी हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भोजन करते हैं। तो आइए आज की इसी कक्षा में हम लोग एक कोशिकीय जीव अमीबा के भोजन करने के तरीकों को जानते हैं कि आखिर वो भोजन कैसे करता है, वो भोजन कैसे प्राप्त करता है। या देखिए, मैंने 3 चरण दिखाया, 3 चरण तो 3 स्टेप्स हैं। एक तो यहाँ पे पहला चरण है, जब आप देखेंगे ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह अपना आकार बदलता रहता है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म जीव है। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसके अंदर जो है इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर जो है वो भोजन कैसे प्रवेश करता है, ये प्रश्न। तो ये क्या करता है, भोजन के आसपास जाने के बाद जब इसके आसपास कोई भोजन आता है तो ये क्या करता है, अपने आकृति को इस तरह से बनाता है कि वो दोनों हाथ जैसे हम बढ़ाते हैं, ऐसे हाथ इस तरह से वो आकृति को ऐसे बनाता है कि उसके सामने जो भोजन है उसको वो लपेट ले या उसको वो ग्रहण कर ले। तो ये जो 2 इस प्रकार से आप उभरी हुई आकृति देख रहे हैं, इसे पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब। हम या आप या फिर कोई जानवर भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ पैर इत्यादि से वो एकत्र कर सकता है, या फिर कोई जानवर है तो अपने मुख से उस चीज को ग्रैब कर सकता है, यानी पकड़ सकता है, झपट सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है उसके पास हाथ पैर नहीं है और न ही उस प्रकार का मुख है कि वो ग्रैब करे, तो उसकी आकृति ही इस तरह से बदल जाती है कि वो क्या करता है, आसपास जो भोजन उसे मिलता है सूक्ष्म जीव को, वो उसे लपेटता है। तो ये इसके पास जो ये आकृति है, जैसे ये दोनों उभरा हुआ,
इसको पादाप कहते हैं। और फिर ये क्या करता है, इस भोजन को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है और फिर वो ये झिल्ली फिर पूरा संपूर्ण हो जाता है और भोजन इसके अंदर चला जाता है और इस प्रकार से वो अवशोषित हो जाता है भोजन और उसको भी वो ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर वो अपनी वृद्धि विकास करने में इसका इस्तेमाल करता है। तो भोजन का इस्तेमाल पोषण के लिए होता है। और इस पूरे अध्याय का, चूंकि आज चैप्टर 2 को हम वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, तो अब आपने जान लिया है कि जीवों के लिए पोषण कितना अनिवार्य है। क्योंकि पहली कक्षा में मैंने बताया था कि हम भोजन करते ही क्यों हैं। भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो, और इस ऊर्जा प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही तो पोषण कहते हैं। और पोषण के लिए भोजन का पाचन आवश्यक है, इसलिए मैंने पाचन तंत्र बताया। और आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में जो है भोजन के पाचन की जो आधारभूत प्रक्रिया है वो समान है। आधारभूत प्रक्रिया मैंने बताया था ना कि सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि हम किसी चीज को पहले अंदर लेते हैं, यानी भोजन के रूप में शरीर के अंदर उसे प्रवेश करवाते हैं। तो सबसे पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन की प्रक्रिया होती है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर उसका निष्क्रमण होता है। तो बच्चों, पाचन की प्रक्रिया में हम देखें तो सभी जीवों में जो प्रक्रिया है लगभग समान होता है। हाँ, उनके अंग में उनके पाचन की का जो तरीका है वो भले ही अलग हो सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि पदार्थों का संश्लेषण होता है और वो फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश करके हमें ऊर्जा प्रदान। तो जंतुओं में पोषण नाम के अध्याय 2 में आपने जाना कि पोषण कैसे होता है, पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें अनिवार्य हैं और हमारे शरीर को कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और ये तमाम पोषण की क्रिया संपन्न कैसे होती है। और इस कड़ी में केंद्र बिंदु में रहा पाचन तंत्र, चाहे वो मनुष्य का हो, जीव जंतुओं का हो या फिर अन्य सूक्ष्म जीव का। इस पूरे ही चैप्टर में आपने इन सब चीजों को जान लिया है। अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। आइए एक नजर डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट जो हमने सीखा वो है कि पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है, कहीं से इसमें दो राय नहीं है। पोषण सभी जंतुओं के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद है कि जंतुओं में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अंतर ग्रहण करने का तरीका यानी भोजन करने का तरीका और इसका उपयोग शामिल है, इसको आपने जाना। इसके बाद है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां, जो सिक्रीशन होता है, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन सिक्रीट करता है या स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो भोजन को निगलने में भी हमारी मदद करता है। इसके बाद आहार नाल में मुख से लेकर के और मैंने कहा गुदा तक शामिल है, जिसमें मगर कहें कि मुख है, कृशिका है, आमाशय है, छोटी आंख है, यकृत है, अग्न्याशय है, बड़ी आंख है। और पूरा जो एक तरीका मैंने बताया, पूरा एक डायग्राम मैंने बनाया था, कल भी बनाया था मनुष्य का पाचन तंत्र, और आज हमने एक शाकाहारी जीव, एक घास खाने वाले जंतु का मैंने एक ये डायग्राम बनाया है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, अब तक आप समझ चुके। पोषण जटिल प्रक्रिया है ना, क्योंकि भोजन करने से लेकर और उसके निष्क्रमण तक में बहुत सारी प्रक्रियाएं गुजरती है और ये एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अभी हम भोजन करेंगे और अभी सारी पाचन की प्रक्रिया तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लंबी प्रक्रिया है, चलता है, जटिल भी है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, समझ लेना है। एक बार जब बेहतर ढंग से समझ लेंगे ना, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझेंगे कि ये कौन से चरण में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद कल मैंने एक चीज बताना छोड़ दिया था, वो था स्टार्च का पाचन। स्टार्च या मंड का जो पाचन है, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक हिस्सा है, वो उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। और उसका यूं कहें कि स्टार्च का पाचन मुख में ही होता है। पूछा भी जा सकता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, आपको हिंदी में पूछ सकता है मंड का जो है पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख से आरंभ होता है। इसके बाद बड़ी आंत है जहाँ पर कुछ लवण का अवशोषण होता है, लवण का जो है वो अवशोषण होकर के वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद आपको एक और चीज बता दी कि जुगाली करने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, जितने भी जानवर आप देखते हैं जो जुगाली करते हैं,
उसको एक विशेष नाम से बुलाते हैं, रूमिनेट। उसे कहते हैं रूमिनेट, रूमिनेट, इसे कहते हैं रूमिनेट। जितने भी जुगाली करने वाले जीव हैं उनको क्या कहते हैं, रूमिनेट। और जुगाली करने वाले जंतु से भोजन निगलते हैं। अच्छा, रूमिनेट से आपको याद रहेगा रूमेन, यहाँ पर मैंने कहा था रूमेन। ये जो रूमेन होता है ना, जो क्या करता है, भोजन, जैसे गाय ने भोजन किया, ये भोजन इसके नाल, आहार नाल से जा करके वो एक तरह सा ग्लैंड है, उस ग्लैंड में, जिसे हम रूमेन कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है और फिर बाद में वो जुगाली के माध्यम से उसको फिर से चबा करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। और एक तरीके से समझ लीजिए कि एक थैला है जहाँ पे वो जमा कर लेता है और फिर समय मिलने पर उसे बाहर ला करके बुक में और फिर चबा चबा करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके फिर उसे अंधनाल तक पहुंचाता है और फिर पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज के इस वर्ग में, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपने देखा कि हम अध्याय 2 को भी संपन्न कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 36, 37 और 38 में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप कर लेंगे और मुझे आपके उत्तर का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अभ्यास कार्य जब आप करेंगे तो पूरा चैप्टर का जो मूल्यांकन है वो हो जाएगा। आपने क्या सीखा, आपने 3-4 कक्षा में कुल मिलाकर के आपको कितनी बातें समझ में आई, वो सब जांचने का एक तरीका होता है। इसलिए अभ्यास प्रश्न को जरूर बनाएं और उसमें जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे अध्याय 3, यानी कल तो रविवार हो जाएगा तो मैं विद्यालय में नहीं रहूंगा, तो ऑनलाइन क्लास सोमवार को ही फिर से हो पाएगा। तो अगला जो चैप्टर है वो है ऊष्मा यानी हीट। तो यह एक चैप्टर ऐसा है जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग बायोलॉजी का हिस्सा पढ़ रहे थे, क्योंकि 7th और 8 में डिफाइन नहीं होता है कि विज्ञान को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ें। 9th में जाने के बाद ही फिजिक्स अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, बायोलॉजी अलग हो जाएगा। तो अभी विज्ञान को एक ही साथ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो बायोलॉजी का हिस्सा था। लेकिन सोमवार से हम जब मिलेंगे तो ऊष्मा पढ़ेंगे यानी हीट, जो चैप्टर 3 है। आप एक बार देख लीजिए चैप्टर 3, ये ऊष्मा है जिसे हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आपके सुझाव, जो भी गार्जियन या जो भी शिक्षक इस ऑनलाइन क्लास को देखते हैं, उनके सुझाव का स्वागत है। मैं लगातार इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसी बीच में आपको यह भी बता दूं कि सीमित साधन के बीच ऑनलाइन कक्षा एक सरकारी विद्यालय से संचालित करना कितना चुनौतीपूर्ण है, यह शायद आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपके सुझाव और आपकी सलाह का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।